Hello friends, I am Shiv Shankar Sharma. Today we are discussing a chapter combustion and fossil fuels last part. In this part we are discussing extracting and refining of petroleum. पेट्रोलियम के बारे में पूरी जानकारी अपन फाइंड करेंगे इस चैप्टर में। जो भी दिया हुआ है कि पेट्रोलियम गैस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकाला कैसे जाता है किसी चीज़ को। एक्सट्रैक्ट होता है ज़मीन के अंदर से निकालना, उस चीज़ों को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जो हमारे नेचुरल सोर्स होते हैं ना उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो एक्सट्रैक्टिंग एंड रीफाइनिंग, रीफाइनिंग मतलब उसको ऐसे का ऐसा हम यूज़ नहीं कर सकते, दोबारा से फाइन किया जाता है यानी साफ किया जाता है, तो उसे हम रिफाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्टिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, और ये लास्ट टॉपिक होगा आपका इस वीडियो का। अगर आपने पहले वाले नहीं देखे हैं तो पीछे जाके पहले वाले वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन है, इसको सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखें, और या फिर ये साइड में टैग्स है ऊपर, इसको ओके करें। टैब को, आई बटन को, इस तरह का आई बटन है यहाँ पे। ठीक है, इसको ओके करें और इसमें हमारा आपको पीछे के वीडियो मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ओके, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग वेल। ड्रिलिंग वेल मतलब देखो, ड्रिल माने होता है बोर में जब कोई मशीन चलती है गुर्र गुर्र करके वो छेद बनाती जाती है तो उसको ड्रिलिंग बोलते हैं। तो ड्रिलिंग वेल्स, वेल्स माने कुएं, यानी कुएं खोदे जाते हैं और उनमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्या क्या, पेट्रोल और नेचुरल गैस। ऑन लैंड एज वेल एज इन सी, जमीन पर भी और समुद्रों में भी। पेट्रोलियम इज द मिक्सचर, पेट्रोलियम जो होता है वो मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स का। पेट्रोलियम कैन बी सेपरेटेड इनटू मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम को अलग किया जाता है बनाने के लिए क्या, काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस बाय ए प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जब हम पेट्रोल को रिफाइन करते हैं तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इसमें से निकलती हैं और बनती हैं। विच इज़ डन इन ऑयल रिफाइनरीज, जो सारा काम कहाँ पे होता है, ऑयल रिफाइनरीज में होता है। जैसे एक पानीपत में है ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, द रिफाइनिंग और सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इज डन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस होता है वो सेपरेट करता है, ठीक है, पेट्रोलियम को किस प्रोसेस से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ए फ्रैक्शनल कॉलम इज यूज्ड, ए फ्रैक्शनेटिंग column is used which is heated to about 400 degrees Celsius to evaporate before introducing it into a fractionating column. As the vapor moves up through the column, each fraction cool and condense at different temperatures and get collected in the tray present at that height. देखो, इसको मैं पूरा हिंदी में समझा रहा हूँ। ये जो नीचे दिया हुआ है ना, ये वाला, ठीक है, ये सारा पेट्रोलियम बनाने के प्रोसेस है। ये एक टंकी है जिसमें कच्चा पेट्रोल डाल करके और उसे गर्म किया जाता है। ठीक है, और इसको फिर वापस से ठंडा किया जाता है अलग अलग टेम्परेचर पे। द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन शोन इन द फिगर 5.8। तो ये देखो हमारा प्रोसेस दे रखा है इसमें। अनकंडेंस हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोलियम गैस पास्ड आउट ऑफ द कॉलम्स, द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन आर शोन इन द फिगर। अब देखो, यहाँ पे डाल दिया, इस बड़े टैंक के अंदर डाल दिया कच्चा पेट्रोल। ठीक है, अब उसे गर्म किया 400 डिग्री सेल्सियस से। अब गर्म होता है तो आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है किसी भी चीज़ की। काइनेटिक इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, उसके एटम्स भागने लग जाते हैं, यानी वेपर बनता है। गर्म होती है तो चीज़ फैलती है, फैलती है तो जहाँ इसमें इधर उधर है नहीं तो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ फैलेगी। तो फिर देखो, ये यहाँ से इधर से एंट्री हो जाती है और ये इधर से एंट्री होके ये एक बॉक्स, फिर ये एक दूसरा बॉक्स, फिर ये एक तीसरा बॉक्स, फिर ये चौथा, और फिर ये लास्ट पांचवा। तो सबसे पहले जो नीचे वाला होता है, तो देखो इसमें से गर्म होता है तो इधर जाता है, तो ये हॉट पेट्रोल, गर्म पेट्रोल डाला जाता है इसके अंदर। फिर इसको और थोड़ा रिफाइन किया जाता है, तो देखो कचरा तो इधर निकल आता है। ठीक है, लिखा लुब्रिकेंट ऑयल यूज्ड फॉर लुब्रिकेंट, पैराफिन वैक्स, यूज अ कैंडल, ऑन्टिमेंट, वैक्सीन, वैसलिन एटसेट्रा, एंड एसफाल्ट यूज्ड फॉर मेकिंग रोड, रोड बनाने में भी काम लिया जाता है। तो ये चीज़ें, तो जो वेस्ट बच जाता है बिल्कुल लास्ट वाला वो बाहर निकलता है, तो वो इधर से बनता है। फिर इसके बाद सेकंड में से क्या निकलता है, फ्यूल, फ्यूल फॉर पावर स्टेशन एंड शिप, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल होता है वो निकलता है। और ये किस में काम आता है, पावर स्टेशन में और शिप्स में, जहाज़ों में। फिर निकलता है डीजल, डीजल यूज्ड एज फ्यूल इन हैवी मोटर व्हीकल एंड जनरेटर्स, डीजल हैवी मोटर व्हीकल और जनरेटर में यूज होता है। और ये इसका टेम्परेचर कितना होता है
250 से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब टेम्परेचर होता है तो उसमें से डीजल निकलाता है। फिर उसके बाद केरोसिन या जेट फ्यूल जिसको बोलते हैं अपन, वो बोलते थे ना घर पे ग्रासलेट ऑयल, ठीक है, तो या मिट्टी का तेल जिसको बोलते थे, केरोसिन यूज्ड एज ए फ्यूल इन लैम्प एंड स्टोव्स, और जेट फ्यूल भी बोला जाता है केरोसिन को, ठीक है। फिर इसके बाद और ये जेट फ्यूल कितने डिग्री सेल्सियस पे, 170 से 250 डिग्री सेल्सियस पे। देखो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। और फिर ये पेट्रोल 40 से 170 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल, यूज्ड एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल, इन ड्राई क्लीनिंग एटसेट्रा एंड वेरियस केमिकल्स। तो ड्राई क्लीन में और काफ़ी अलग तरह के केमिकल्स में भी यूज़ किया जाता है। फिर उससे और ज़्यादा जो वेपर होती है उसको 40 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा किया जाता है, पेट्रोलियम गैस, और ये गैस बनती है जैसे एलपीजी हम यूज़ करते हैं। तो ये तो था इसका एक्सट्रैक्टिंग का प्रोसेस। इसके अंदर कच्चा तेल निकाल के ज़मीन से इसमें डाला जाता है और फिर अलग अलग टेम्परेचर्स पे इनको ठंडा करके और निकाल लिया जाता है और अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं। अब देखो कुछ और चीज़ें बता रखी हैं। नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन। नेचुरल गैस के अंदर मेनली क्या होता है, मीथेन होता है। इट हैज़ द फॉलोइंग मेन यूजेज, और इसके मेन यूजेज क्या होते हैं। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो ये बिजली बनाने के काम आता है, समझ गए। सबसे ज़्यादा काम क्या आता है, बिजली बनाने के। सीएनजी, फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी इज ए नेचुरल गैस कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर। इसे हाई प्रेशर में कंप्रेस किया जाता है। इट यूज्ड एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल। इसको फ्यूल में भी यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल में, मतलब ऑटोमोबाइल ये गाड़ियाँ होती है ना जो, इसमें ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। एज इट इज़ मोर इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली दैट पेट्रोल और डीजल। और पेट्रोल और डीजल से इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। क्यों, हमने पढ़ा था पीछे कि ना तो इसका कोई वेस्ट रहता है और ना ही इसकी कोई मतलब बची हुई चीज़ बचती है। इसमें सारा जो जितना भी फ्यूल होता है टोटली कंबस्टेबल होता है, यानी सारे में आग लग जाती है। फिर पाइप नेचुरल गैस, पीएनजी, ए सप्लाई टू होम थ्रू ए पाइपलाइन नेटवर्क एंड इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, ठीक है। पीएनजी अपने देशों में तो बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन विदेशों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर बड़े शहरों में बॉम्बे या दिल्ली में यूज़ होता हो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन इंडिया में बहुत कम यूज़ है इसका, ठीक है। अपने तो एलपीजी ही यूज़ करते हैं, लेकिन विदेशों में इस तरीके की लाइन होती है, आपको उसका कनेक्शन का पेमेंट करना पड़ता है और उसी हिसाब से वो चलती रहती है। इट इज़ यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया। अमोनिया और हाइड्रोजन को सिंथेसाइज करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिंथेसिस फाइबर, प्लास्टिक, पेंट्स एटसेट्रा। सिंथेटिक का क्या मतलब होता है, देखो सिंथेसिस और सिंथेटिक का मतलब होता है जिसको आदमी बनाता है, या मतलब अब नेचर डायरेक्टली नहीं बनाता, उसको इनडायरेक्टली तरीके से आदमी की सहायता से ही बनाया जाता है, उसको हम सिंथेटिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कॉटन होता है, कॉटन नेचुरल फाइबर है, और सिंथेटिक फाइबर जैसे नाइलॉन हो गया, नाइलॉन सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। तो ऐसे कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो आदमियों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो उन्हें हम सिंथेटिक बोलते हैं। तो उनके काम में भी यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फोजल फ्यूल्स। फोजल फ्यूल्स के यूज़ करने के डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या क्या है। तो फोजल फ्यूल हैव अ लिमिटेड सप्लाई ऑन अर्थ एंड दे आर गेटिंग यूज्ड अप एट फास्ट रेट। अब देखो ये एक तो लिमिटेड है, मतलब फिक्स है। जैसे मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ के अंदर इतनी जगह फिक्स है जिसके अंदर ये पेट्रोल है, समझ गया। अब उसको हम धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे सारे को, तो वो खत्म हो जाएगा, समझ गए, खत्म हो जाएगा। तो यानी इसका कहने का क्या मतलब है, लिमिटेड सप्लाई है ऑन द अर्थ एंड दे आर गेटिंग यूज्ड अप फास्ट रेट, और फास्ट रेट पे उसको हम यूज कर रहे हैं। दूसरा, एयर पोल्यूशन हो रही है, हवा में प्रदूषण फैल रहा है। कंबस्टन ऑफ ए फ्यूजल फ्यूल रिलाइज हार्मफुल गैसेज एंड पार्टिकल इनटू द एयर, द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर व्हिच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन, जिसे एयर पोल्यूशन बोला जाता है। These undesirable substances are called pollutants. The pollutants can either be in form of gas or particles, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब ये जलते हैं ना कंबस्टेबल, मतलब इनका कंबशन होता है किनका, फोजल फ्यूल्स का, तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स पैदा करते हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें छोड़ते हैं इन्वायरमेंट में जिसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। अब ये किसी भी तरीके से हो सकते हैं, ये छोटे छोटे गैस के पार्टिकल्स हो सकते हैं जो हमारे लंग्स में जाते हैं सांस लेने के साथ साथ, और हमारे फेफड़े खराब कर देते हैं। और पेड़ों पे भी इनका बुरा असर होता है, पेड़ों की पत्तियों के ऊपर ये जम जाते हैं और पेड़ भी ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर पाते, धीरे धीरे वो पेड़ भी मरने लग जाता है। एयर पोल्यूशन इज
increasing at an alarming rate, and the biggest case are the electricity generating power plants and automobiles that make use of fossil fuels. Let us study the case and effect of various pollutant in the environment. बोल रहा है चलो कुछ जो बोल रहा है बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। अलार्मिंग रेट लिखा हुआ है ना, ये अलार्मिंग रेट का मतलब हो गया बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं। तो जब बिजली बनती है तो या गाड़ियों में जब यूज़ होता है तो बोल रहा है चलो इसके कुछ जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए कलरलेस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जिसका कोई कलर नहीं होता है, जिसकी कोई गंध नहीं होती और ना ही कोई टेस्ट होता। मतलब हम सांस लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ले रहे हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल। और ये कब पैदा होती है? जब फॉसिल फ्यूल पूरी तरह से नहीं जलता। इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, इनहेल कर लेते हैं, मतलब सांस ले लेते हैं, तो ये हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है ब्लड के अंदर। कहने का क्या मतलब है, सांस लेने में हमें दिक्कत होगी, यानी हमारा जो खून के अंदर हीमोग्लोबिन होता है तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने में सक्षम नहीं हो पाता जब ये ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। विच इनिशियली केज हेडेच, जिसका स्टार्टिंग में तो क्या होता है, सर दर्द, डिजनेस, फेटिग्यू, एक्सेस इनटेक ऑफ द गैस एंड रिजल्ट ऑफ कोमा एंड डेथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग बीमारियां हैं, और फिर इसके बाद लास्ट में क्या होता है, या तो कोमा में चले जाते हैं या फिर डेथ हो जाती है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर गैसेस दैट आर रिलाइज ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। द ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब क्या बोल रहा है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। एंड मॉइस्चर, और मॉइस्चर यानी मॉइस्चर क्या होता है, जो हवा में नमी होती है। कोस्टल एरिया जो होता है ना समुद्र के आसपास का, वहाँ पे हवा में ज़्यादा नमी होती है एज ए ड्राई एरिया। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान ड्राई एरिया, वहाँ पे हवा में नमी कम होगी। ठीक है, तो समुद्र के आसपास आपकी स्किन है जो चिपचिपी महसूस करेगी। ऑफ द एयर टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली, which come down on the earth as acid rain and have adverse effect on plants, animals and buildings। तो जिसके नुकसान किस किस के ऊपर पड़ते हैं, देखो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है जो प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, मतलब एसिड रेन होती है और उसके बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ते हैं किन किन चीज़ों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, जानवरों के ऊपर और बिल्डिंग्स का तो खैर कोई खास फर्क नहीं है क्योंकि वो सिंथेटिक होगी, मतलब बनाई हुई होगी आदमी की। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो किस चीज़ का होता है, प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर हैज़ इंक्रीज ड्यू टू एक्सेसिव कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है कब, जब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉसिल फ्यूल्स का। कार्बन डाइऑक्साइड कैन ट्रैप सोलर हीट एंड इंक्रीज लेवल ऑफ गैसेज हैव लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होती है, ये हमारे सोलर जो सिस्टम है उस मतलब जो हमारे अर्थ के आसपास का इन्वायरमेंट है उसे ज़्यादा गर्म कर देती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग पैदा होती है। और ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे हमारी ओजोन की लेयर है वो डिप्लेट होती है, और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। ठीक है, हवा में जैसे ऑक्सीजन की कमी हो और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। विच इज़ एन इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। ये बता रखे हैं उसने कुछ नुकसान। क्या, जो पोलर आइस है यानी जो पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर्स जमे हुए हैं, बर्फ जमी हुई है, वो पिघलना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, राइज इन अ सी लेवल, समुद्र का पानी का लेवल बढ़ जाएगा, और फिर बाढ़ आएंगी, और लो लेइंग कोस्टल रीजन, और कोस्टल रीजन जो समुद्रों के आसपास जो लोग रहते हैं वो वापस से भर जाएंगे। समझ गए, अगर बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, वहाँ पे वहाँ का जो पानी होगा बर्फ़ का वो समुद्र में मिल जाएगा, और समुद्र का पानी है जो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने से जो समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं वो लोगों को खाली करने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पानी चढ़ जाएगा, तो वहाँ पे बाढ़ वगैरह आना शुरू हो जाएगा। फिर बोल रहा है सूट पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बस्टन ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। सूट होता है मतलब जो कालक है, या मान लो कुछ ऐसी चीज़ें बच गई जो आग जलाने के बाद बच जाती है, जैसे राख हो गई या और भी कुछ भी चीज़ लगा लो। दीज सूट पार्टिकल्स इन द एयर और इनहेलेशन रिजल्ट इन फ्रीक्वेंट अस्थमा अटैक एंड अदर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ठीक है, ये नुकसान होते हैं। एक तो अस्थमा होने की संभावना हो जाती है, अगर मान लो पार्टिकल्स के अंदर क्या है ज़्यादा,
सूट पार्टिकल्स हैं। सूट पार्टिकल्स मतलब हवा के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं जो ये नुकसान पहुंचाती हैं, तो उनकी वजह से अस्थमा होने लग जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो सांस की बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये था हमारा पेट्रोल का एक्सट्रैक्शन। और फिर ये तुम्हारा स्टार्ट होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए, सारे इसी में से हैं, तो कीवर्ड्स जरूर याद कर लीजिएगा। ये समरी है, समरी मैंने बताया था, अगर आप पूरा लेसन नहीं पढ़ पाते तो आप समरी रीड आउट करके और लेसन का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स टिक कर रखे हैं लगभग, ठीक है। ये आंसर्स हैं, पहले ही टीचर्स ने टिक करके रखे हुए हैं, मैच द फॉलोइंग भी है। और क्वेश्चन आंसर्स तुम अपने आप फाइंड करो, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया बिल्कुल डिटेल में, तो इनको बिल्कुल ईजी होगा आपको ढूंढना। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आगे कोशिश करें कि आपके क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर सकें। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी में। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीडियो।